हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आरपीएससी रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए समय समय पर सूचनाएं आती रहती हैं, तो अपन उसी के पक्ष में आज वीडियो 3 लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने से पहले पहले अपन ने जो दो टॉपिक पढ़े हैं, पहला जो अपना वीडियो आया था वो था संविधान के भाग, और दूसरा जो अपना वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो है संविधान के विदेशी स्रोत। इसी के क्रम में अपन आज वीडियो 3 की बात यहाँ करने वाले हैं, और वीडियो 3 है। वीडियो 3 जो अपन पढ़ रहे हैं वो है संविधान की प्रस्तावना। तो चलते हैं, समझते हैं कि क्या है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना, देखो संविधान एक किताब है, और इसी को अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जब भी अपन निबंध लिखते हैं तो निबंध में सबसे पहले अपन टॉपिक जो ऐड करते हैं वो है प्रस्तावना। मतलब अगर आपको पूरी किताब समझनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम आगे क्या देने वाले हैं, हमारा मूल टॉपिक क्या होगा। तो ये जो प्रस्तावना है ये संविधान में लिखी गई है। प्रस्तावना को समझने के लिए सबसे पहले अपने को ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि आपके सामने ये प्रस्तावना पूरी है, और कई किताबों में प्रस्तावना लिखी हुई आती है। तो प्रस्तावना मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर एतद दिनांक 26 नवंबर 1949, जिसको अपन मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 भारतीय संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है वो संविधान की प्रस्तावना है। तो भाई सबसे पहले मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अगर हम एग्ज़ाम में बैठें तो किस तरह के क्वेश्चन हमसे प्रस्तावना में पूछे जाएंगे। तो पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए, मैं अगर उस पर थोड़ी सी बात करूं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसा कि पहले भी पूछा गया है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा था कि प्रस्तावना जो है उस प्रस्तावना में लोग शब्द कितनी बार आया, प्रस्तावना में पूरी प्रस्तावना में लोग शब्द कितनी बार आया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो ये रहा भाई लोग शब्द, ये रहा लोग। तो पूरी प्रस्तावना में जो लोग शब्द आया है वो एक बार आया। ये भाई पूछा गया था क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में। और भी कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन अभी प्रस्तावना अपन ने शुरू किया है, तो अपन देखते जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो पहले मैं पूरी प्रस्तावना आपको समझा देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को, केवल एक ही लाइन समझनी है, हम भारत के लोग भारत को। ये लाइन आपको अच्छे से यहाँ दिखाई दे रही है, हम भारत के लोग भारत को। इस लाइन को अगर आपने 3-4 बार पढ़ लिया है तो इसमें सबसे पहले देखा गया है कि भारत शब्द आया है 2 बार। ठीक है, पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। और ये 2 बार कहाँ कहाँ आया है तो ये अपन यहाँ देख रहे हैं। एक तो आया है यहाँ पर और एक आया है यहाँ पर, ये 2 बार भारत शब्द आया है। ठीक है, पूरी प्रस्तावना में लोक शब्द कितनी बार आया भाई? तो भाई ये भी आ गया 1 बार। तो भारत शब्द तो आया 2 बार और लोक शब्द आया 1 बार। ये आवाज़ आपके कानों तक जा रही होगी और ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो पहले भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया आरएस के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये है कि इन शब्दों को क्रम से जमाओ। ये जो शब्द आपके यहाँ दे रखे हैं इनको क्या करना है भाई? क्रम से जमाना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द आपको इसी तरह रटे हुए होने चाहिए, और इसी तरह रटने के साथ में आपको इनका क्रम भी ध्यान रहना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र।
किसी के अधीन नहीं है, वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, सभी वर्गों को समान अधिकार है। पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, जनता द्वारा ही चुनाव किया जाता है। और गणराज्य, देखो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अब तक का जो अनुभव रहा है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला भाई ये पूछा गया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। सिंपल सा अर्थ आपको बोलना है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, मगर भारत किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा। और सेकंड गणराज्य पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। राजा का बेटा राजा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? गणराज्य का शब्द का अर्थ ये हुआ कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, उसका कोई वंशानुगत पद नहीं होगा। तो अपने प्रस्तावना में 2 लाइनें अच्छे से समझी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। चलो चलते हैं फिर आगे। उसके समस्त नागरिकों को, बिल्कुल इस लाइन से एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है कि नागरिक शब्द कितनी बार आया। भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रस्तावना आपके सामने मैंने दे रखी है, आपका दिमाग यहीं रहना चाहिए। इसमें देखा गया कि नागरिक शब्द कितनी बार आया, तो ये भाई नागरिक शब्द जो आया है, ये नागरिक शब्द कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर उसके बाद में है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखा आपने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएगा, और चौथा ऑप्शन सांस्कृतिक न्याय दे दिया गया, और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न चारों में से कौन सा प्रस्तावना में नहीं है। सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, तो कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक न्याय नहीं है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। विचार अभिव्यक्ति, भाई आपके मन में जो भी विचार आए उसे अभिव्यक्त कर दो, ये आपको भारतीय संविधान कहता है। विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, जिस धर्म में आपको विश्वास है उसके आप स्वतंत्र पूर्वक उपासना करो, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, अवसर की समता का मतलब क्या हुआ? अवसर की समता का मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अवसर की समानता या अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। व्यक्ति की गरिमा, भाई क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, ये दोनों लाइनों पे ध्यान रखो। अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो आरपीएस लिख भी सकती है कि व्यक्ति की एकता और राष्ट्र की गरिमा, नहीं भाई, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये आपको ध्यान रखना है। और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। भारत एक अखंड राष्ट्र है, ये अविनाशी राष्ट्रों का, ये जो भारत जो है इसका विनाश नहीं हो सकता। ये राज्यों का भले विनाश कर दे मगर भारत का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर, कौन सी दिनांक लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। मतलब क्या हुआ? इस दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 उस दिन अगर अपन बात करें हिंदी महीने में तिथि के अनुसार तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 भारतीय संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। तो भाई आपसे मोटी मोटी बातें मैंने बता दी है कि संविधान से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। उन्हीं चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए अपन आगे चलते हैं, जिनकी प्रमुख विशेषताएं। तो भाई पहली विशेषता क्या है कि हम भारत के लोग, अगर क्वेश्चन पूछ लिया अपने से कि हम भारत के लोग, ये वर्ड भी कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मन में क्वेश्चन आया होगा, क्या अमेरिका वाले ये बोलते हैं हम भारत के लोग? अरे नहीं भाई, अमेरिका वाले बोलते हैं हम वी आर अमेरिकन्स। तो अपन ने क्या बोल दिया? हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल आपको अमेरिका पे ही टिक करना है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रस्तावना में लोक शब्द कितनी बार आया? 1 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया? 2 बार। संपूर्ण प्रभु संपन्न की बात अपन ने यहाँ करी कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, अपने आंतरिक मामलों में वो किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। समाजवादी, सभी वर्गों को समान अधिकार है। पंथ निरपेक्ष अपन बात कर चुके हैं। लोकतंत्रात्मक, तो अपन ने क्या समझा भाई? अपन ने समझा कि प्रस्तावना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। इसी क्रम में अपन और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणराज्य। भाई
कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गणराज्य शब्द बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं न्याय। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 26 नवंबर 1949 वर्णित है। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना का जो स्वरूप रखा था वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई है, बट जो मैं बोल रही हूँ उसको आप पे ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना सबसे पहले रखी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। कब रखी? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार कब किया गया? 13 दिसंबर इसको रखी कब? 13 दिसंबर 1946 और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। आगे चलते हैं। प्रस्तावना की कुछ परिभाषाएं हैं, क्योंकि महान महान जो संविधान वेता हैं उन्होंने कई तरह की प्रस्तावनाएं दी है। नाना पालकीवाला जो एक महान अपने यहाँ बोल सकते हैं राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें संविधान का बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा है। भाई, अगर किसी भी फैमिली के बारे में बताना हो तो सबसे पहले उसका क्या करोगे? उसका परिचय दोगे, और परिचय जब दोगे तो भाई आपको संविधान का अगर परिचय देखना है, अगर संविधान का परिचय पूर्ण रूप से जानना है तो आप किसको फॉलो करोगे? प्रस्तावना को। तो नाना पालकीवाला ने क्या कहा? परिचय पत्र। अगर एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो ये आपके लिए हेल्प कर सकती है। पालकीवाला ने क्या बोला? परिचय पत्र। के.एम. मुंशी ने इसको बोला संविधान की जन्म कुंडली। भी कुंडली है ये तो पूरी, अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसकी कुंडली, सबसे पहले उसकी कुंडली बनाई जाती है, ये कुंडली एक तरह से। उसके बाद में कई तरह के लोगों ने उसको संविधान की आत्मा बोला है, जैसे ठाकुर भार्गव भी है, सुभाष कश्यप भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है। तो संविधान की आत्मा इन सब ने बोला है। अगर क्वेश्चंस अगर अपने से अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि अपन बिल्कुल इस चीज़ को लेकर शंका में रहेंगे, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की आत्मा किसने कहा, तो अपन ज़्यादा प्राथमिकता जवाहरलाल नेहरू को देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही अपन ये देखते हैं संविधान प्रस्तावना में संविधान संशोधन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, शायद आरपीएस अब इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दें, क्योंकि डिलीट नहीं तो पूछना कम कर दे। डिलीट तो क्यों करेगी, पूछना कम कर दे। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? तो प्रस्तावना में 1 बार संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। काफ़ी बड़ा संविधान संशोधन है, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े थे। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये जोड़ा गया प्रस्तावना में। अब नए क्वेश्चंस आने लगे हैं, ध्यान रखना है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये जोड़ा गया था प्रस्तावना के प्रथम पैरा में। ध्यान रखना, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया? संविधान प्रस्तावना के प्रथम पैरा में, जबकि अखंडता जोड़ा गया था प्रस्तावना के 6ठे पैरा में। ठीक है भाई, ध्यान रहना चाहिए। अखंडता कब? 6ठे पैरा में, जबकि प्रस्तावना का समाजवाद और पंथ निरपेक्षता कौन से पैरा में? प्रथम पैरा में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन और आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना में और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल, प्रस्तावना से संबंधित मामले, कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से मामले हैं, उन मामलों की अपन यहाँ बात करते हैं। तो 3 मामले आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ध्यान देते हैं इन तीनों मामलों पर कि ये क्या कहते हैं। पहला मामला जो है वो बेरूबारी मामला 1960 का मामला है, और इसको अपन समझेंगे विस्तार पूर्वक, बट अभी प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में अब इसके बात करेंगे कि बेरूबारी मामला जो 1960 का है, इसमें क्वेश्चंस क्या था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? भाई अपन संविधान को अलग मानते हो, प्रस्तावना को अलग मानते हैं, दोनों एक ही है। तो बेरूबारी मामला जो है, इसने बोला था भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ध्यान रखना, इसने क्या बोला? इसने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेरूबारी क्या है? कुछ लोगों को लगे कि बेरूबारी है क्या, तो भाई बेरूबारी पश्चिम बंगाल में एक जगह है। इस मामले के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, पूरा मामला अपन देखेंगे अच्छे से। सेकंड मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन वही बात करेंगे अपन, संविधान क्या प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? तो भाई इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना अलग नहीं है, वो संविधान के अंदर ही आती है। ठीक है, इसने किसके मामले को उलट दिया? तो बेरूबारी मामले को। क्लियर माइंड में? केशवानंद क्या है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। केशवानंद एक बहुत बड़ा मामला है, और कई तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
केशवानंद मामला जो आया था, ये मामला आया था 1973 में। इसमें सबसे बड़ा कोरम बैठा और इसमें 13 न्यायाधीशों का कोरम बैठा। और 13 न्यायाधीशों का कोरम जब बैठा है तो इतना बड़ा कोरम आज तक भारतीय संविधान में किसी डिसीजन के लिए नहीं बैठा है। इसमें जो डिसीजन रहा वो 7:6 का रहा, मतलब 7 न्यायाधीशों ने संविधान के पक्ष में अपना निर्णय दिया और 6 ने नहीं दिया। तो अभी तक मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगी कि भाई केशवानंद का डिसीजन है भी प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद मामले को समझने के लिए अपन एक इसका अलग से वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि केशवानंद मामला है क्या, क्योंकि जब भी संविधान पढ़ते हैं ये मामला क्यों उठ के आता है, इस मामले को अपन अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में बम्बई बनाओ भारत संघ, और ये बम्बई बनाओ भारत संघ ये 1993 का मामला है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। वही वाली बात इसने डिसीजन को रिपीट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो भाई मामले को अगर रूप में देखा जाए तो बेरुबारी मामला, केशवानंद और बम्बई बनाओ भारत संघ, एक बात तो ये। दूसरी बात है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो एक बार संशोधन हुआ। तीसरी बात यह है कि प्रस्तावना में बाहर से कॉन्सेप्ट क्या लिए गए, तो कॉन्सेप्ट जो लिए गए थे, देखो प्रस्तावना की परिभाषा कहाँ से ली गई, क्वेश्चन आ जाए तो भाई आप ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ नहीं है। प्रस्तावना की जो परिभाषा ली गई वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और ये सारी बातें जो है अपन बात करते हैं। स्वतंत्रता, समानता और ये जो शब्द लिए गए ये फ्रांस से लिए गए, गणराज्य भी फ्रांस से लिया गया है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर आपने से पूछ ले कि प्रस्तावना की परिभाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये था प्रस्तावना, आप इसको बार बार देखें। अगर बार बार आप इसको देखते रहेंगे तो ज़रूर कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अपना जो अगला वीडियो आएगा वो पूरा डिस्कशन अपन जो करेंगे वो केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य को अच्छे से समझने के लिए करेंगे। तो इंतज़ार करें, वीडियो को आपने लगातार देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।